हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास एमपीपीएससी 2025 के लिए डेडिकेटेड क्लास है। एमपीपीएससी के जो मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है उसी के एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। इसमें बहुत सारे अतिरिक्त तथ्यों को भी शामिल किया गया है और पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसके द्वारा की गई थी? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसके द्वारा की गई थी? यदि ऑप्शन में देखें, जॉन कॉबॉट, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या अमुद्र सेन, तो कौन है? ये वास्को डी गामा है। 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह में वास्को डी गामा पहुंचा था। और किस रास्ते से पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। डिटेल देख लेते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा। कब की गई थी? 1498 में। यह कालीकट बंदरगाह में पहुंचा और कालीकट के शासक जामोरिन ने उनका स्वागत किया था। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह फैक्ट भी, कि किसके द्वारा स्वागत किया गया था? जामोरिन के द्वारा किया गया था। पुर्तगाली व्यवसायियों द्वारा कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके किनके मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों के मध्य और किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन में देखें, हैदर अली, टीपू सुल्तान, डुप्ले या नंदराज। तो किसके मध्य हुई थी? ये टीपू सुल्तान की मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1792 में। डिटेल देख लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 में हुई थी और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी संधि के साथ समाप्त हुआ था। कब से कब तक चला था? 1790 से 1792 तक चला था। मध्यस्थता अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। परिणाम इसमें क्या हुआ था? तो टीपू सुल्तान को आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था और युद्ध में हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े थे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था? कौन सी विधानसभा उस समय चल रही थी? 9वीं विधानसभा, 8वीं विधानसभा, 7वीं विधानसभा, 10वीं विधानसभा। तो कौन सी विधानसभा चल रही थी उस समय? 10वीं विधानसभा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 10वीं विधानसभा में 29 दिसंबर 1993 को पेश किया गया था। पारित कब हुआ था? उसके अगले दिन ही 30 दिसंबर 1993 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी? 24 नवंबर 1994 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। और मध्य प्रदेश के गजट में प्रकाशन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1994 को प्रकाशित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। इसके अलावा पंचायती राज के विषय में देख लेते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता 24 अप्रैल 1993 को मिली थी। इसी दिन को मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान क्या रहे हैं? तो संविधान के भाग 9 11वीं अनुसूची और आर्टिकल कौन से? 243 से लेकर 243 ओ तक में इसका प्रावधान मिलता है। 73वां संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था, जो लागू हुआ था। इसके अलावा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पुराणों में भरत शब्द का प्रणेता किसे माना जाता है? भरत शब्द का प्रणेता पुराणों के अनुसार किसे माना जाता है? भरत हस्तिनापुर के राजा, भरत ऋषभनाथ के पुत्र, भरत शकुंतला के पुत्र या दुष्यंत भरत के पिता। तो किसे माना जाता है? ये भरत ऋषभनाथ के पुत्र, जैन तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ, इनके पुत्र भरत को पुराणों के अनुसार भरत शब्द का प्रणेता माना जाता है। डिटेल देख लेते हैं। भारत का नाम पहले जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, आर्यावर्त के नाम से, हिंद,
हिंदुस्तान और जम्मू द्वीप के नाम से भारत को जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन में देखें, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या डफरिन। तो कौन था? ये लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। लॉर्ड लिटन की बात करें तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसके समय आया था। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था। डफरिन ने एक फैक्ट बोला था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। ये किसके लिए बोला था? कांग्रेस के लिए बोला था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। इसके अलावा लॉर्ड रिपन की बात करें 1880 से 1884 तक रहा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल और कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी थे। इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। लॉर्ड लिटन सिविल सेवा की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी लॉर्ड लिटन के समय। इसके अलावा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी इसी के समय पारित हुआ था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है? रॉकीज पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? एंडीज पर्वत। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो इन फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? दक्षिणतम पूछा गया है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, डोडाबेट्टा। तो कौन सी है? ये कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। डिटेल देख लेते हैं। भारत के सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। ये पश्चिमी घाट में स्थित है। इसे इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कहां पे? केरल में। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो डोडाबेट्टा है। और यदि पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत का एवरेस्ट कौन सा है, तो ये अनाईमुड़ी पहाड़ी को कहा जाता है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यदि दक्षिणतम पूछा जाता है तो कार्डेमम की पहाड़ी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो अनाईमुड़ी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के एक राज्य में फैली हुई है? ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत के एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली, ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। अजंता पर्वत श्रृंखला जो है ये एक ही राज्य में फैली हुई है। कौन से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला है, वहां पे अजंता पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इसके अलावा सतपुरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। सह्याद्री ये दक्षिण भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में फैला हुआ है। डिटेल देख लेते हैं। अजंता पर्वत श्रृंखला भारत के एक राज्य महाराष्ट्र, कौन सा जिला है? औरंगाबाद जिला में फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात में, और ये दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यह श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। एक फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पीओके में फैला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर ये कौन से महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर,
प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। डिटेल देख लेते हैं। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पे स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ये एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई भूमि तट में नहीं है, कोई भी भूमि तट नहीं है इसका। सारगैसो नाम कैसा पड़ा था? तो सारगैसो सागर का नाम सरगासम से लिया गया था। यह एक प्रकार का भूरा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला समुद्री शैवाल है, भूरे कलर का, उसी से सारगैसो नाम इसका पड़ा था। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी, उत्तरी विस्फीती धाराओं के बीच एक शांत जल क्षेत्र है। इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई थी? कौन सा शहर है? चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, और यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। नाम क्या दिया गया है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। किस शहर में है? अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, प्रयागराज। तो कहां पे है? ये उज्जैन में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2024 में किया गया था। डिटेल देख लेते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, कौन से शहर में? उज्जैन शहर में स्थापित की गई है। उद्घाटन इसका कब किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। और यह घड़ी भारतीय पंचांग पर आधारित है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो ये सांची है। विश्व का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल। भारत का पहला यूनिटी मॉल कौन सा है? तो ये उज्जैन में ही है। पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड है। पहला संगीत शहर कौन सा है? तो ग्वालियर है। पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली है। और पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां पे चली थी? तो ये कोलकाता में चली थी। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से जैव विविधता का पिता, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी किसे कहा जाता है? सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, ईओ विल्सन, अर्नेस्ट हेकेल। तो किसे कहा जाता है? ये ईओ विल्सन को कहा जाता है। ईओ विल्सन को जैव विविधता का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी। डिटेल देख लेते हैं। ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। 22 मई 2025 को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 22 मई की डेट को भी नोट कर लीजिएगा, प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर रामदेव मिश्र को भारत में पारिस्थितिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? अनाईमुड़ी केरल, कार्डेमम पहाड़ियां केरल, अगस्त्यमाल्या केरल या सह्याद्री पर्वत। तो कौन सा है? ये अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। देख लेते हैं। केरल में स्थित अनाईमुड़ी पर्वत केरल में स्थित है। यह दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह सबसे ऊंचा बिंदु है। अनाईमुड़ी चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है इसमें से? एडवैक, इनिएक, एनालिटिकल इंजन या कोलोसस। तो कौन सा है? ये एनिएक है, अमेरिका द्वारा विकसित है। डिटेल देख लेते हैं। दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इनिएक है। इनिएक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। विकास की बात करें तो यूएसए द्वारा 1946 में किया गया था। और विकासकर्ता कौन है? तो जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट हैं। तो ये दोनों नाम भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कार्य के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? कार्य के आधार पर पूछा गया है। कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? एनालॉग कंप्यूटर ये कार्य के आधार पर है। डिजिटल कंप्यूटर ये भी कार्य के आधार पर है। हाइब्रिड कंप्यूटर ये भी कार्य के आधार पर है। एम्बेडेड कंप्यूटर जो है कार्य के आधार पर कंप्यूटर
नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में, कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 5 पीढ़ियों में, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कार्य पद्धति के आधार पर। और आकार एवं कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इस तरह से कंप्यूटर का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है, इनको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी योजना है जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई लगाया है? कौन सी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई लगाया जा रहा है? दीक्षा योजना, पीएम वाणी योजना, ई गवर्नेंस या भारत नेट? तो कौन सी? ये प्रधानमंत्री वाणी योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई लगाया जा रहा है। डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है? तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव, ये नाम भी याद रखिए। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य इसका क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा उपलब्ध कराना। शुरुआत इसकी 9 दिसंबर 2020 से की गई थी। कार्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे और हर एक गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। लाभ इसका क्या होगा? रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और लोगों की आय में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक ही पोर्टल के जरिए सभी नागरिक सेवाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित किया था। कौन सा पोर्टल विकसित किया था सभी नागरिक सेवाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से? ई गवर्नेंस, पंचलेखा, एमपी पोर्टल सर्विस या मध्य प्रदेश नेट परियोजना? तो कौन सी है? ये एमपी पोर्टल सर्विस है, जिसके माध्यम से, यही एक पोर्टल है जिसके जरिए सभी नागरिक सेवाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। डिटेल देख लेते हैं। एमपी सर्विस पोर्टल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों और संगठनों द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं तक पहुंचाने के लिए सिंगल इंटरफेस प्रदान करने के लिए इसका विकास किया गया था। उद्देश्य इसका क्या है? सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन सक्षम बनाना, सेवाओं तक पहुंचने की लागत को कम करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, जवाबदेही को सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य से एमपी ई सर्विस पोर्टल का विकास किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? भरहुत स्तूप कहां पे है? तो सतना में है। और किसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार। किसके द्वारा? ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। भरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य राजा अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में भरहुत के स्तूपों के अवशेषों की खोज की थी। तो इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भरहुत के स्तूपों के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब की थी? 1873 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासकों द्वारा, परमार, चेदी या राष्ट्रकूट द्वारा? ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, किसके द्वारा? ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। डिटेल देख लेते हैं। निर्माण इसका चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। स्थिति कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में स्थित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी खजुराहो को शामिल किया गया है। कब? 1986 में। मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जिनको शामिल किया गया है, उनमें से एक स्थल है खजुराहो, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है। तो इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिए। डिटेल देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर हुई थी। कौन से कमीशन के आधार पर? हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935। डेट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। स्थापना जो हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस अधिनियम के तहत? भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 के तहत। इसे बैंकरों का बैंक कहा जाता है और भारत का केंद्रीय बैंक है। कार्य इसका क्या है? महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का सर्वोच्च मौद्रिक संस्थान है। यह देश की मौद्रिक नीति, भारतीय रुपया, बैंकिंग प्रणाली, विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से मेन फैक्ट इसमें कवर हो जाते हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना कब की गई थी? सेबी कब की गई थी? 1888 में, 1890, 1892, 1894। तो कब की गई थी? ये 1888 में की गई थी। डिटेल देख लेते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1888 में हुई थी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 में मिली थी नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर। मुख्यालय इसका मुंबई में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर S.A. दवे थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? माधवी पुरी बुश थी, और ये अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं। तो इस दोनों फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुश, और वर्तमान में भी यही है। कार्य इसका भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी पूंजी बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करने का कार्य करता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 6 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985, 10 दिसंबर 1985 या 12 दिसंबर 1985? तो कौन सी डेट है? ये 8 दिसंबर 1985। डिटेल देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, स्थापना इसकी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। कहां पे है? काठमांडू नेपाल में। सार्क के जो प्रमुख 8 सदस्य देश हैं, कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये 8 सदस्य हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के क्रम में जनसंख्या का घटते क्रम का सही क्रम क्या होगा? जनसंख्या के घटते क्रम में बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहां पे ऑप्शन में देखें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। कौन सा ऑप्शन सही है? बी हो जाता है। डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, 16.49% है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है 9.28% के साथ। बिहार तीसरे नंबर पर है और पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है। ये जनसंख्या की जो जनगणना है 2011 के अनुसार है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सबसे कम कहां पे है? सिक्किम में। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा और फिर नागालैंड। तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की जनक संस्था कौन सी है? मानव विकास सूचकांक की जनक संस्था कौन सी है? इसमें वर्ल्ड बैंक, WTO, WB, UNDP। ये 2 बार हो गया है। कौन सी है मानव विकास सूचकांक की जनक संस्था? UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डिटेल देख लेते हैं।
मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मापा जाता है। कौन कौन से आधार पर मापा जाता है? स्वास्थ्य के आधार पर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्कूली शिक्षा के उपेक्षित वर्ष, और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर मापा जाता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। पहला जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। और मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत में? तो ये मध्य प्रदेश है। तो इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा आर्टिकल यह निर्धारित करता है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? आर्टिकल 31, आर्टिकल 37, 38 या 39? तो कौन सा आर्टिकल निर्धारित करता है? 37। आर्टिकल 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। डिटेल देख लेते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन मिलता है। और आर्टिकल 37 से स्पष्ट होता है कि निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 भाग 4 किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी न्यायालयों की नहीं होती, बल्कि किसकी होती है? राज्यों की होती है। राज्य इनको लागू करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? भारतीय संसद का वर्णन किसमें मिलता है? आर्टिकल 79 में मिलता है। उसके 3 अंग कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन किसमें मिलता है? आर्टिकल 52 में, लोकसभा का आर्टिकल 81 में और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में इसका वर्णन मिलता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है? राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 61, 53, 123। तो कौन सा आर्टिकल है? 61 है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियां हैं। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां हैं, कार्यपालिक प्रमुख और कार्यपालिक शक्तियां। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है आर्टिकल 123 के तहत। डिटेल देख लेते हैं। आर्टिकल 53 में भारत की समस्त कार्यपालिक शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित हैं। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग से जुड़े प्रावधान हैं। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। और आर्टिकल 123 में संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन देता है? आर्टिकल 123। इस तरह से ये चारों के चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। तो किस तिथि को हुआ था? 28 जनवरी 1950। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। डिटेल देख लेते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। शीर्ष न्यायालय है स्थित कहां है? दिल्ली में। संविधान में वर्णन भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 33 अन्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और पद विमुक्त महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से किया जा सकता है। और अभी वर्तमान में CJI कौन है? तो संजीव खन्ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन है? कौन सा राज्य है जिसने 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन किया था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है? ये मध्य प्रदेश है। डिटेल देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 को पंचायती राज लागू कर दिया गया था। पंचायती राज विषय के संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या रहे हैं? तो संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन मिलता है, 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और आर्टिकल 243 से 243 ओ में इसको सम्मिलित है। पंचायती राज विषय राज्य सूची की 7वीं अनुसूची का विषय है, तो इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 ने भाग 9 में संविधान को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? तो 29 विषय को शामिल किया गया है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपेन। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यसभा उच्च सदन है, किस वर्ष किया गया था? 1950, 51, 52 या 53? तो कब किया गया था? 1952 में किया गया था। डिटेल देख लेते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है। वर्णन इसका आर्टिकल 80 में मिलता है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 245। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है राज्यसभा सदस्य की? तो ये 30 वर्ष होती है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं इसके सभापति। हाल ही में संपन्न पैरा ओलंपिक 2024 भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 27, 28, 29, 30। तो कितने पदक? 29 पदक भारत द्वारा जीते गए थे। डिटेल देख लेते हैं। आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। कब से कब तक रहा है? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये खेल चले थे। उद्घाटन समारोह प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड पेरिस में, ये 17वां संस्करण था। ओपनिंग समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिम थे। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह प्रीतिपाल थे। भारत का पदक तालिका में 18वां स्थान रहा है। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ भारत कुल 29 पदक जीता था और कौन से स्थान पर रहा है? 18वें स्थान पर। कुल 22 खेल इसमें आयोजित किए गए थे। 549 इवेंट्स थे। भारतीय खिलाड़ियों का दल 22 खेल में 84 खिलाड़ियों का दल गया था। 2 स्वर्ण पदक विजेता कौन सी हैं? पहली भारतीय तो अवनी लेखरा हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या रहा है? तो ओलंपिक फ्रिज रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 का गीत हेलो वर्ल्ड टाइटल परेड रहा है। समापन इसका कब हुआ था? 8 सितंबर 2024 को हुआ था। स्थल कौन सा है? स्टेड डी फ्रांस में। पैरा ओलंपिक 2028 जो आगामी पैरा ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाना है? तो लॉस एंजलिस में, यूएसए में। और पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? 1960 में। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन होना है। कहां पे होना है? 20वें एशियाई खेल 2026 में आयोजित होने हैं और ये कहां पे? अमेरिका, कनाडा, जापान, भारत। तो कहां पे? ये जापान में होना है। डिटेल देख लेते हैं। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान की राजधानी नागोया में होना है। कब से कब तक? 18 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होना है। प्रथम एशियाई खेल कहां पे आयोजित हुए थे? 1951 में नई दिल्ली में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका उद्घाटन किया था। इसमें 11 देशों के 489 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
आदर्श वाक्य क्या आ रहा है? सदा आगे, एवर ऑनवर्ड। 2018 के एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे, 2022 के झांगझोउ चीन में और 2026 का नागोया जापान में प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल से संबंधित है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको या उपरोक्त सभी? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से कर रहे हैं। डिटेल देख लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में संयुक्त रूप से 16 शहरों में आयोजित होगा। समय काल इसका क्या है? तो 11 जून से लेकर 19 जुलाई 2026 तक आयोजन होना है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1930 में हुई थी। मुख्यालय कहां है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? केडी जाधव, अभिनव बिंद्रा, राजवर्धन सिंह राठौर या कर्णम मल्लेश्वरी? तो कौन थे? ये केडी जाधव थे, जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ये व्यक्तिगत पहला स्वर्ण पदक जीता था, अभिनव बिंद्रा। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी पदक जीती थी। डिटेल देख लेते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम, हालैंड में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर लीजिए। हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? एम्स्टर्डम, हालैंड में 1928 में। 1952 में हेलसिंकी, फिनलैंड में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था और यह प्रथम व्यक्तिगत पदक था। 2000 ओलंपिक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था और ये प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता रही हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। 2008 बेजिंग, चीन में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। तो ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहां होना है? कहां पे आयोजित किया जा रहा है? यह आयोजित होगा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे या उपरोक्त सभी? तो कहां पे? उपरोक्त सभी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन अफ्रीका में नामीबिया और जिम्बाब्वे संयुक्त रूप से किया जाना है। डिटेल देख लेते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन 3 देश, कौन कौन से देश हैं? अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। इसका 16 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आयोजित होने हैं। टोटल 14 टीमें भाग लेंगी। आईसीसी वनडे रैंकिंग की 8 टीमें टूर्नामेंट में सीधे क्वालिफाइंग करेंगी और 7-7 टीमों के 2 ग्रुप होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 का आयोजन कहां होना है? तो ये भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। तो इस फैक्ट को भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो कौन सा? ये पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है भारत ने। दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया है किसने? भारत ने। डिटेल देख लेते हैं। भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पर इतिहास रचा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इसमें रॉकेट कौन सा? LMV-3M4 प्रयोग में लाया गया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। एजेंसी कौन सी थी? इसरो थी। चंद्रमा 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? तो किस नियम पर कार्य करता है? ये न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन थर्ड लॉ पे कार्य करता है। डिटेल देख लेते हैं।
न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जेट विमान हो, अंतरिक्ष यान हो, प्रक्षेपास्त्र हो, विभिन्न प्रकार के रॉकेट इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉकेट के भीतर ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है और यह गैस पीछे की ओर सगरे छिद्र से अत्यंत वेग के साथ बाहर निकलती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर गतिमान कर देती है और यह घटना संवेग संरक्षण के सिद्धांत का भी पालन करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1971, 1972, 1973 या 1974? तो कब मनाया गया था? 1974 में, 5 जून 1974 प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी या एग्रोस्टोलॉजी? तो क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं और उनके अध्ययन को देख लेते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। घास का अध्ययन क्या कहलाता है? एगेस्ट्रोलॉजी। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। बागवानी के अध्ययन को हार्टिकल्चर। रेशम कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर। मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनिर्थोलॉजी। और छिपकली के अध्ययन को सोरोलॉजी करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का? तो किसका अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत जानवर दोनों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जंतु विज्ञान जीवित और मृत जानवर दोनों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी और जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है। इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो अरस्तु जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान की जो अन्य प्रमुख शाखाएं हैं, बॉटनी, विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। अनिर्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जीवित जीवों और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक हो जाता है? किस तत्व का प्रतिशत मानव शरीर में सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन? तो किसका? ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 65% होता है। हाइड्रोजन का 18.5%, कार्बन का 9.5% और नाइट्रोजन का 3.2% होता है। मनुष्यों में निम्नांकित में से रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का, जो क्लॉट जमता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, वो कौन से विटामिन के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के? तो कौन सा? विटामिन के। राइट आंसर डी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी और सी, ये जल में घुलनशील हैं, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के हैं, ये जल में घुलनशील हैं। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज एडवर्ड जेनर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो किसके द्वारा हुई थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक देख लेते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंसुलिन फ्रेडरिक सेंगर ने। रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। डीएनए जेम्स वाटसन क्रिक ने। और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है, कौन से यंत्र के द्वारा की जाती है? भीतरी भाग में रोगों की पहचान। कैस्प्रोग्राफ, एंड्रोस्कोप,
कार्डियोग्राफ, जायरोस्कोप किसके द्वारा की जाती है? ये एंड्रोस्कोप के द्वारा की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण उपकरण है और उनके मापक देख लेते हैं। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। एंड्रोस्कोप के द्वारा मानव शरीर के भीतरी भाग। कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय की गति को मापा जाता है। जायरोस्कोप वस्तु की कोणीय स्थिति, झुकाव को। ऑडियोग्राम कान के लिए। ईसीजी हृदय, ईईजी मस्तिष्क के लिए। मैमोग्राम स्तन की जांच के लिए। कार्डियोग्राम हृदय की गति के मापन के लिए। और एनीमोमीटर वायु के वेग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2024 में किस भारतीय को कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया था? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और कुवैत का यह सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। किसको सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला। तो कौन है? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिटेल देख लेते हैं। कुवैत के महामहिम अमीर शेख फैसल अल अहमद ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ अल मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में विश्व के देशों द्वारा जो सम्मान मिले उनको भी एक बार देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये नाइजर सरकार द्वारा। डोमिनिया ऑर्डर ऑफ ऑनर, डोमिनिया सरकार द्वारा। ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो, भूटान द्वारा। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस द्वारा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू रूस द्वारा। और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत द्वारा सम्मानित किए हैं। तो इनको भी देख लीजिए, इनमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवंबर 2024 में अभी तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल 2025 में नीलामी हुई है और ये इतिहास में अभी तक के आईपीएल हिस्ट्री में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं। कौन है? मिशेल स्टार्क, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, महेंद्र सिंह धोनी। तो कौन है? ये ऋषभ पंत है। ये 27 करोड़ में बिके हैं और अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आईपीएल हिस्ट्री में। डिटेल देख लेते हैं। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, 27 करोड़ में बिके हैं। टीम इनकी कौन सी टीम ने खरीदा है? तो लखनऊ सुपर जॉयंट्स, एलएसजी ने खरीदा है। हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है या किसे मिला है? माधवी वर्मा, दिलीप झावेरी, गगन गिल, मुकुट मणिराज। तो कौन है? ये गगन गिल हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी 2024 के लिए हिंदी के लिए पुरस्कृत किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। साहित्य अकादमी में 21 भाषाओं ने अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की है और इस वर्ष हिंदी साहित्य के लिए यह पुरस्कार कवित्री गगन गिल को प्रदान किया गया है। इनकी रचना कौन सी है? मैं जब तक आई बाहर की रचना के लिए प्रदान किया गया है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में, उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए। तो ये प्रथम वाला भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, भोपाल। तो कौन सा शहर है? ये चेन्नई में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। डायबिटीज बायो बैंक हाल ही में आईसीएमआर और एमडीआरएफ के सहयोग से तमिलनाडु के चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? डायबिटीज के कारणों पर उन्नत शोध करना। कार्य यह बायो बैंक डायबिटीज, इसके कारण विविधताओं और संबंधित विकारों का अध्ययन करने के लिए जैविक नमूनों को एकत्रित, संसाधित, संग्रहित और वितरित करेगा ये बायो बैंक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किस व्यक्ति को चुना गया है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए एलन मस्क, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी। किसे चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। ये 20 जनवरी को शपथ ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में। डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के तौर पर नामित किया गया है। हालांकि यह पुरस्कार इनको दूसरी बार मिल रहा है। इससे पहले 2016 में भी यह सम्मान इन्हें मिल चुका है। ये दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, V रामासुब्रमण्यम, जस्टिस RM लोढ़ा, जस्टिस P सदाशिवम। तो कौन बने हैं? न्यायमूर्ति V रामासुब्रमण्यम। डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस V रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मानवाधिकार आयोग की बात करें तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। संरचना में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। 12 सदस्य होते हैं जिसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा होता है माना जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। और अभी वर्तमान में कौन है? तो V रामासुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2024 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंकिता पुनिया, वैष्णव गौतमी, आस्था जैन या निकिता पोरवाल। तो कौन है? ये उज्जैन की निकिता पोरवाल है जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। दादर नगर हवेली की रेखा पांडे फर्स्ट रनर अप और गुजरात की आयुषी ढोलकिया सेकेंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। इस तरह से आज की मॉडल टेस्ट पेपर यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह के मॉडल पेपर के साथ आगे भी हमारी क्लास जारी रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।